अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे हमारे साथ हैं जी आदित्य राजकोल साहब। आदित्य को जानते हैं, हम आदित्य को फॉलो भी करते रहते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान से तो बहुत से जर्नलिस्ट भी बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आप आए। थैंक यू सो मच आरजू जी। आज जी पाकिस्तान की भी बहुत नज़र है आपके यहाँ के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर, और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस या कोई भी एक्टिविटी होती है तो हिंदुस्तान से भी कवर किया जाता है, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। रिजल्ट्स आपके ख्याल से कैसे हैं? बहुत से लोग कुछ हैरान भी हैं, इसलिए कि बीजेपी जो है, जो हम लोग सोच रहे थे कि जिस तरह से आगे जाएगी, तो वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है आपको इस इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर? देखिए, पहले तो मोदी जी की ये ऐतिहासिक तीसरी जीत है। बहुत ही कम ऐसा इतिहास में हुआ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को निभाते हुए लीडर्स बार बार चुने जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके नंबर बहुत कम आए हैं, लेकिन तब भी पहली बार हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये नेहरू के टाइम पे हुआ था, जब एक इंडियन डेमोक्रेसी का उत्पन्न हुआ था 1947 में, जब हमको आज़ादी मिली। उसके बाद नेहरू जो है 3 बार चुन के आए। लेकिन अब उसके बाद मुझे लग रहा है, इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद पहली बार ऐसे हैं प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर, कि वो फिर से तीसरी बार आए हैं। हाँ, उनका एक जो स्लोगन था 400 पार का, वो स्लोगन कामयाब नहीं हुआ। उनका ये भी स्लोगन था कि भाजपा जो है 370 सीट लेके आएगा, वो भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। अभी का रुझान ये है कि 290 और 300 के बीच में ऐसा लग रहा है कि एनडीए, जो बीजेपी लेड एनडीए है, उनके नंबर आएंगे। अब इसमें एक एम्पेरिकल एनालिसिस किया जाएगा, साइंटिफिक तौर पे पॉलिटिकली स्टडी किया जाएगा कि कहां पर भाजपा जो है चूकी है। लेकिन इमीडिएटली मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो सबसे बड़ा सेटबैक या शॉकर बीजेपी के लिए रहा है, वो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि भारी बहुमत से फिर से जो है चुन के आएगी भाजपा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 50% के आसपास जो है बीजेपी और उनके अलायंस जो है, उनके नंबर आएंगे। और ये इंडिया अलायंस जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और बाकियों का है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में इतनी कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली है, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस हार के भी ये इलेक्शन दिखा रहा है कि हम जीते हैं। और मोदी और बीजेपी की ये जीत तो हुई है, लेकिन अंदर से एक महसूस हो रहा है डिसअपॉइंटमेंट बीजेपी और एनडीए के लोगों को, क्योंकि उनको लग रहा था कि एटलीस्ट 350 तक तो नंबर आएंगे ही। लेकिन आदित्य, अयोध्या जहाँ पर राम मंदिर जो है वो बनाया गया या उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, वहां से भी सुनने में आया है कि बीजेपी हार गई है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? हालांकि वहां से तो मेरे ख्याल है सब चीज होने के बाद काफी वोट्स आने चाहिए थे उनको। बिल्कुल सही बात है। ये बताया जा रहा है कि अयोध्या जहां पड़ता है, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर जो है बुरी तरीके से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो वहां से हार गए हैं। और उनको एक स्टडी करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर 5 प्राथमिक जो हम मुद्दे देखें बीजेपी के इलेक्शन में, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था, जो कि संकल्प कई सालों से था। कोई राजनेता या पार्टी ये कर नहीं पाई थी, और बीजेपी ने एक जो है इसका संज्ञान भी लिया, लड़ाई भी लड़ी, रोड्स पर भी, स्ट्रीट्स पर भी, अदालत में भी, अदालत में केस जीता, और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण किया, जिसका निर्माण अभी पूरी तरीके से हो भी रहा है। लेकिन ये वोटर्स को क्या लुभा नहीं पाया, या क्या वोटर्स इसको वोट्स पे ट्रांसलेट नहीं करना चाहते थे, ये एक बहुत बड़ा जो है स्टडी का मुद्दा भी है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि रिलीजन कई बार कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही इंडिया में कास्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कास्ट अर्थमेटिक जो है वो कामयाब हुआ है। और दूसरा एक जो पहलू है, राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये बार बार कहता रहा पिछले कई महीनों से कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, मोदी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पे प्रहार करेंगे। और इससे मुझे लगता है जो पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में था या बाकी जगहों पे था, उनको लगा कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाएगी, क्या हमको जो बेनिफिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलते हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे। तो एक बहुत सारा रूमर मॉन्गरिंग भी हुआ, एक प्रोपागेंडा भी हुआ, और लोगों ने मुझे लगता है इसका संज्ञान लिया। इनको लगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदल ना जाए, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना। और बहुत सारे जो बीएसपी के वोटर्स थे या बैकवर्ड वोटर्स जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे,
वो समाजवादी पार्टी को गए, इंडिया अलायंस को गए। राहुल गांधी भी आज जब मीडिया से बात करने के लिए आए, एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, वो यही कही कि यूपी की जो जनता है, उन्होंने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रहार हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने के लिए उन्होंने वोट दिया है। तो मुझे लगता है ये जो मेथोडोलॉजी है या ये एक स्ट्रैटेजी है इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की और खासकर समाजवादी पार्टी की, ये उनके लिए कामयाबी लाई है। और ओवरऑल मुझे देखने को मिले तो साउथ में बहुत अच्छा एक इनरोड्स बनाया है बीजेपी ने। केरला में हिस्ट्री में पहली बार थिसूर में एक सीट आई है सुरेश गोपी की बीजेपी से। बाकी जगहों में अगर देखें, कर्नाटका में, तेलंगाना में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, आंध्रा में अच्छा किया है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, जो लग रहा था कि 300 के आसपास 350 या 400 के बीच में होगा, वो 300 से कम अब आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी यही बताया जा रहा था कि 300 से ऊपर या 355 और 380 तक जो है वो लोगों को लग रहा था कि चांस है कि उनको सीट्स मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि मैंने इंडिया के भी कई लोगों को सुना कि कहीं ना मतलब अमेरिका या चाइना का इन्फ्लुएंस भी बताया जा रहा है कि शायद वहां से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया गया है लोगों को, या इंटरफेयर किया गया है इलेक्शंस के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आए। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है, उसकी जीत हुई है आज। नो मैटर कौन सी सरकार जो है शपथ ले, वो एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, इंडिया अलायंस की सरकार हो, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है हिंदुस्तान में। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां पर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुस्लिम ही होना पड़ेगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। हमारे यहाँ सिख भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है। और इसीलिए आप पंजाब में देखिए कि कैसे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा बहुमत इस बार जो है चुनाव में लोगों ने दिया है। इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट वहां पर कैंडिडेट है, अमृतपाल सिंह, जिनको खालिस्तानी कहा जाता है, सरबजीत सिंह, वो भी जीते हैं। और ट्रेडिशनली जो खालिस्तानी सिमरनजीत सिंह मान है अकाली दल अमृतसर के, वो हारे हैं। तो वोटर्स को आप ठीक से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं आपको ये कहूं कि बहुत ऐसा जो है अफवाहें फैलाई गई हिंदुस्तान को लेके कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। कहां से? माइनॉरिटीज ने तो भर भर के वोट डाले हैं। माइनॉरिटीज ने तो, अगर उनको गुस्सा था, अगर उनको खुशी थी, वो पूरी तरीके से प्रकट किया है। तो इंडिया की खासियत ही ये है कि डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से जिंदा है और दुनिया को दिखाती है कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। और तभी दुनिया में सबसे बड़े आज तक के चुनाव जो है हिंदुस्तान में सक्सेसफुली हुए हैं। आपने फॉरेन इंटरफेरेंस की बात की, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जबकि मैं आपको कहूं कि कनाडा बार बार कहता रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो है अड़ंगी डालते हैं। कनाडा बार बार कहता रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कनाडा के चुनावों में इंटरफेरेंस की है। लेकिन अभी जो कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा रोल नहीं था, ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। अमेरिका की तरफ से भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, जिसमें अमेरिका जो है रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकालता है और उसमें कहता है कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अमेरिका कभी भी अपने अंदर नहीं टटोलता कि भाई वो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है अमेरिका की, वो चाहता है कि दुनिया भी उसी डेफिनेशन से चले। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अलग हो सकती है, उसमें रीजनल कुछ एस्पिरेशंस हो सकते हैं, उसमें हमारे कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। वो अमेरिका समझता नहीं है। और अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा फिर चाइना से भी होती है, पाकिस्तान से भी होती है। और ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। एक डिसइंफो लैब करके है, उन्होंने अभी रिपोर्ट लाई कि हाँ, पाकिस्तान चाइना से तो इंटरफेरेंस होती है, लेकिन उससे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज, यूके और अमेरिका और कनाडा की तरफ से होती है, जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी को हटाया जाए। इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट तो मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है आज, कल और पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में जब 5 वक्त की नमाज हो रही होती है, वहां पर तो लोग दुआ कर रहे होंगे कि मोदी जो है किसी तरीके से ना आए। फवाद चौधरी के ट्वीट्स आप देख लीजिए, या बाकी जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, डिप्लोमैट्स हैं, वो तो चाह रहे थे कि किसी तरीके से मोदी ना हो। क्योंकि मोदी के दौर में पिछले 10 साल में इंडिया का एक बहुत जबरदस्त राइज हुआ है। आप देखिए G20 समिट कितनी सक्सेसफुल हुई, रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर कैसे कंसेंसस G20 के उसमें लाया गया, इंडिया इजराइल पैलेस्टाइन की कैसे मदद कर रहा है, इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, पैलेस्टाइन को भी ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है। और भी ग्लोबल इश्यूज जो हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर यूएन रिफॉर्म्स से लेकर
या बाकी जिस भी चीज की बात की जाए उसमें इंडिया को पूरी तरीके से आप नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जयशंकर हो, मोदी हो, अजीत डोवाल हो, उन सब की बातचीत जो है बार बार होती रही है। तो इंडिया का एक बहुत अच्छा एक राइज डिप्लोमेटिक तौर पे, नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो वो एक बहुत ही बड़ा मुझे लगता है मुद्दा रहा भी, लोगों ने उसको सराहा भी, और तभी मुझे लगता है कि एक थर्ड टर्म मोदी को दिया गया है कि जो उनका एक पॉलिसी है उसको कंसोलिडेट करके आगे और वो इकोनॉमी को बेहतर करे, एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा लाएं, डेवलपमेंट ज्यादा करें, और फॉरेन पॉलिसी भी अपनी जो है और ज्यादा रोबस्ट करें, ताकि इंडिया की जो है इकोनॉमी अपने कंधे पर खुद खड़ी हो, मेड इन इंडिया सक्सेसफुल हो, और तभी जो है इंडिपेंडेंट स्टैंड इंडिया जो है ले पा रहा है, जो बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बहुत ही एक मुश्किल कदम होता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में सब दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी ना आए, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मोदी जी ये कहेंगे कि जी हम 6 मंथ्स में पीओके या कश्मीर ले लेंगे, तो आपके ख्याल से सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? जाहिर है पाकिस्तान में तो कोई नहीं चाहेगा कि फिर के मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी की इस तरह की स्टेटमेंट, उनकी नहीं लेकिन उनकी पार्टी के लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि जब नई गवर्नमेंट बनेगी भारत की, वो कितनी मजबूत होगी? क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के देखूं, तो क्या मोदी जी उसी तरह से अब बहुत ही मजबूत या स्ट्रांग पीएम बन सकेंगे जो वो पहले थे? अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, या जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कैलकुलेशन की गवर्नमेंट में हर कोई धमकी देता रहता है, जी हम निकल जाएंगे और हम निकल जाएंगे, तो गवर्नमेंट हर वक्त घबराई रहती है पाकिस्तान की। क्या इस तरह का कुछ देख रहे हैं आप? देखिए आरजू जी, पहले तो मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान ने 370 को हटते हुए देखा, इसीलिए पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि अगला क्या कदम कश्मीर में या बाकी जगहों पे उठाए। इससे मुझे ये भी याद आया कि आप कश्मीर के भी चुनाव देखिए, दो पुराने जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं पुराने, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो बुरी तरीके से हारे हैं। नॉर्थ कश्मीर से जो है इंजीनियर रशीद, जिनको एक सेपरेटिस्ट की भूमिका में देखा जाता था, लेकिन वो चुनाव लड़ते रहे और जीते भी, और साथ ही साउथ कश्मीर में और श्रीनगर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, और जम्मू में और उधमपुर में जो है बीजेपी की जीत हुई है। तो ये एक अगेन रोबस्ट डेमोक्रेसी का हिंट देता है कि पाकिस्तान तो कह रहा था 370 के बाद जो है पूरा वायलेंस हो जाएगा, ब्लडशेड हो जाएगा, कश्मीरी आज़ादी के लिए टूट पड़ेंगे। ना ही वायलेंस होता है, ना ही स्टोन पेल्टिंग होती है, और लोग जो है बारी मत से सामने आ रहे हैं इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए। आपने खुद देखा कैसे नॉर्थ कश्मीर बारामूला में 50 to 60% वोटिंग हुई, कैसे श्रीनगर में 38 to 40% वोटिंग हुई, कैसे अनंतनाग में भी हाई नंबर जो है 50% से ऊपर जो है वोटिंग हुई। तो आपने सही कहा कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसको डिफिकल्ट होता है कि एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक मेजोरिटी जो पार्टी हो बीजेपी, वो कैसे आगे कदम उठाएगी। लेकिन मुझे लगता है टीडीपी जैसे है, अगर हम माने टीडीपी आंध्र प्रदेश में उनकी खुद की सरकार आ रही है, चंद्रबाबू नायडू जो है खुद वहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं एनडीए को समर्थन देते हुए आगे भी कल्पना करता हूं कि आपके साथ ही सरकार भी बनाऊंगा और आंध्र प्रदेश को भी आगे लेके जाऊंगा। तो मुझे लगता है टीडीपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही उनके साथ रहा है। लेकिन हाँ, चंद्रबाबू नायडू एक बहुत ही टफ नेगोशिएटर है, तो हो सकता है कि उनकी भी डिमांड्स जो हैं और ज्यादा हो। दूसरे जो अहम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, उनको पलटू राम भी कहते हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी अभी कल परसों में ही हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से भी दिल्ली में मिले। उनकी क्या डिमांड रहेंगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे एक लार्ज चंक जो है सरकार में उन्हें मिले। क्या वो डिप्टी पीएम बनना चाहेंगे, क्या वो होम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, क्या उनको कोई बड़ी पोजीशन चाहिए होगी? तो ये एक अर्थमेटिक हो, नेगोशिएशन हो, बातचीत हो, अगले 24 से 48 घंटे में होगी। कल जो है एनडीए ने अपनी मीटिंग बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जो बाकी इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियां हैं वो आएंगी दिल्ली। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन सबसे मिलेंगी और देखेंगे कि एनडीए की सरकार कैसे बन सकती है। साथ में इंडिया अलायंस जो ऑपोजिशन में है, उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और बाकी लोग, वो लोग भी कल मीटिंग कर रहे हैं। शरद पवार भी उसमें होंगे, जो एक मास्टर नेगोशिएटर हैं, खुद में बहुत पुराने जो है राजनेता हैं। तो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस और ये बाकी जो छोटी पार्टीज हैं बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि वो सरकार किसी तरीके से बना सकें। इंडिया अलायंस के लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि जेडीयू और टीडीपी, जो एनडीए और बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत की जाए, उनको लुभाया जाए, उनको कोई बड़ी पोस्ट दी जाए,
ताकि कांग्रेस सरकार बन जाए। तो अगले 24 से 48 घंटे इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन बिल्कुल मोदी जी की जीत हुई है, तीसरा टर्म आया है और अब देखना होगा कि मोदी अगर अगले कुछ 4-5 दिन में शपथ ले लेते हैं तो वो सरकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जैसे कि आपने बोला एक बहुमत था बीजेपी का, लेकिन अब आगे बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जो ये मिली-जुली सरकार है, जो अलग-अलग पार्टी साथ में आई हैं, अलग-अलग थॉट प्रोसेस हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं उनके रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं उनको एक बहुत बहुत मेजर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लिए क्या करना है। तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मंत्रिमंडल में भी बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के बहुत सारे मंत्री, इंडिपेंडेंट्स भी मंत्री आएंगे और उनको बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी देने पड़ेंगे। तो कैसे बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चुनाव में देखने को मिली। अमेठी में आप देखिए, स्मृति ईरानी जो बहुत ही टॉप लीडर हैं, वो करीबन 1 से 2 लाख वोट से हारी हैं। जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 1.5 लाख वोट से जीते हैं। पिछली बार वो 4-5 लाख वोट से जीते थे और उससे पिछली बार 3 लाख वोट से जीते थे। तो बहुत जो वोट मार्जिन भी है कम आया है। हालांकि वोट शेयर कहा जा रहा है कि बीजेपी का इंटैक्ट है या ज्यादा हुआ है, लेकिन सीटें जरूर कम आई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आदित्य कि जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, जैसे आप लोग पीओके कहते हैं, हमारे यहाँ आजाद कश्मीर, उसके वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। वहाँ पे कई तरह के आपने देखा कि लोगों को भी उठाया गया, जो एक शायर और एक जर्नलिस्ट थे उनको भी ले जाया गया। साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान की ही अदालत में खड़े होकर पाकिस्तानी ने ही कहा कि जी ये एक फॉरेन टेरिटरी है। वैसे तो हम इसको वैसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी कहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपका ख्याल क्या है कि जो बार बार आपकी जो पहले गवर्नमेंट रही है, शायद अभी भी वही गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने कहा कि जी हम 6 मंथ्स में ले लेंगे पीओके और इस किस्म की बात की, क्या वो इसलिए कही गई क्योंकि पाकिस्तान साइड इस वक्त कमजोर नजर आ रही है? जिस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, जिस तरह की बातें होती रही हैं, और खुद अपने आप ही जो है वो उसको फॉरेन टेरिटरी भी डिक्लेयर कर दिया गया। वैसे ये और बात है कि अगर वो फॉरेन टेरिटरी ना होती तो हमने वहां पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अलग क्यों बनाना था। लेकिन बहरहाल ये बातें हुई। आपको लग रहा है कि ये वीक पॉइंट है पाकिस्तान के? देखिए आरजू जी, मैं पहले ये कह दूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमें हमला करने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को हमला करें, पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ें और उसको कब्जा कर लें, क्योंकि हमारी टेरिटरी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान खुद ही क्रम्बल कर रहा है, इकोनॉमी की हालत आप देखिए, आप टीटीपी देखिए कितने ज्यादा हमले कर रहा है हर दिन। खैबर पख्तूनवा में इस महीने तो कहा जा रहा है कि करीबन 100 उन्होंने अलग अलग अटैक किए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे और जो उनके सपोर्टर्स हैं वहाँ खैबर पख्तूनवा में। और साथ ही जो जुल्म सितम हो रहा है, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो, अहमदियाज के साथ हो, क्रिश्चियंस के साथ, अब इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है हाल ही में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ही क्रम्बल कर जाएगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग तो खुद ही परेशान हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि पीओके के लोग पिछले 5 साल कश्मीर में देख रहे हैं कि कैसे खुशहाली आए हैं। वो देख रहे हैं इकोनॉमी कैसे राइज हुआ है, टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ा है। जब सैलानी, इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग में खड़े होकर फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो पीओके के लोग जो हैं रावला कोट, मुजफ्फराबाद, कोटली में देखते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, हमारे भी शहर इतना सुंदर है, हमारे पास भी वही पहाड़ है, हमारे पास भी वही दरख्त है, पानी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे टूरिस्ट नहीं आते। हमारे यहाँ तो जाती होती है, हमें तो सेकंड क्लास सिटीजन जो है पंजाबी जो हुकूमत है, एलीट है, वो करते हैं। तो पहले तो मैं अहमद फराज जो पोएट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उनके अरेस्ट को पूरी तरीके से कंडेम करता हूँ। बहुत ही गलत हुआ है। इनफैक्ट वो क्योंकि ट्वीट डाल रहे थे और उनकी जो एक पोएम है, एक जो उनकी उर्दू पोएम है, वो बहुत ज्यादा टचिंग भी है और एक थप्पड़ भी मारती है पाकिस्तान आर्मी के चेहरे पर। तो उससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और जो रावलपिंडी के लोग हैं वो तिलमिला उठे थोड़े से। तो उनको कुछ तो करना था, तो उनको उनने अरेस्ट कर लिया। उनको अरेस्ट भी नहीं किया, पहले तो अगवा कर दिया। पाकिस्तान में तो सॉरी अरेस्ट नहीं होता है, एब्डक्शन होता है। और अब्डक्शन करके हफ्ता 2 हफ्ता पता ही नहीं होता कि भाई बंदा कहाँ गया। फिर जब अप्रोर हुआ, लॉयर सामने आए, मीडिया ने थोड़ा बहुत ग्लोबल मीडिया ने बोला कि भाई कहाँ है, फिर जाके बोला कि जी पीओके में एक पुलिस स्टेशन में है, आप वहां जाइए। और तब से उनको जो है गलत केसेस में अंदर रखा हुआ है और बोला गया कि वो लड़की के साथ कहीं जा रहे थे गाड़ी में। बहुत ही जो हरकतें पाकिस्तान आर्मी करती है वो कश्मीरियों पर थोप रही है कि भाई कश्मीरी आप खुद करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया 6 महीने में हो या 6 साल में हो या 60 साल में हो, पीओके तो एक बार इंडिया में आएगा ही जरूर। जो सरकार या जो देश 370 को हटा सकता है, सेपरेटिज्म की कमर तोड़ सकता है,
इस्लामिक जो आतंकवाद है उसको खत्म करने की कोशिश कर सकता है, वो मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को न्याय भी दिला सकता है और उनको, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, उनको जितने भी हिंदुस्तान के कानून से मदद मिल सकती है वो उनको वो देगा। यहाँ पर सरकार के लिए अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो अगले 2-3 दिन में या 4 दिन में। जैसा कि मैंने बोला कि कल बहुत सारी मीटिंग्स हैं, वहां पर ये डिसाइड होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन मोदी जी ने अभी भाषण दिया है, लोगों को बहुत धन्यवाद दिया है, क्योंकि आप देखिए बहुत एक हिस्टोरिक उड़ीसा में भी एक पहली बार बीजेपी की सरकार इतनी बहुमत में यहाँ पर आ रही है और बीजेडी है, रीजनल पावर इतना स्ट्रांग है, वो हारी है। तो साउथ में बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन बीजेपी ने जमाया है, लेकिन कैसे मोदी सरकार आगे चलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोग अब क्रिटिसाइज करेंगे कि जो मोदी वेव की आप बातचीत करते थे उस मोदी वेव का क्या हुआ, जो राम जन्मभूमि की आप बात करते थे कि उस पर आपको वोट मिलेंगे उसका क्या हुआ। तो अब देखना आगे जरूरी होगा कि तीसरा टर्म मोदी का आगे कैसे बनता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि तय है कि मोदी ही अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने सरकार को लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और हम भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान से भी कई लोग जो हैं वो पॉजिटिव भी सोचते हैं, तो उनका यही ख्याल है कि मोदी जी जब थर्ड टर्म में आएंगे तो डेफिनेटली इस रीजन के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो खैर हम तो पहले से चाह रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान से बात होती है ट्रेड की या नहीं। लेकिन बहरहाल इस पूरे रीजन के लिए जो है, बहरहाल भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है और सभी उसकी तरफ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।